आप सभी को स्वागत करता हूं महावती सर ऑफिशियल चैनल में। ये क्लास 2 है और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण के बारे में जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा वाक्यों के मेल से और वाक्य शब्द के मेल से और शब्द वर्ण के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है? नीचे दिए गए उदाहरण को देख करके आप जान सकते हैं। जैसे कि महेश, महेश म युक्त अ, ह युक्त ह युक्त स युक्त अ। इसी तरह से महेश का हुआ है, महेश शब्द बना है। यहाँ पे प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए गए हैं। इस ध्वनियों तथा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अतः भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है, तथा इसका लिखित इकाई वर्ण कहते हैं। भाषा का सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसका लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसको वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। छोटे से छोटी ध्वनि जिसका कि फिर से हम खंड नहीं कर सकते, उसी को ही वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ का खंड नहीं किया जा सकता, ई का खंड नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया आपको कि वर्ण किसे कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं समझेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर ह तक हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला हम स्वर वर्ण में कितने होते हैं? टोटल वर्ण 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी तरह से स्वर वर्ण के अंदर 11 वर्ण होते हैं। आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजन में कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। उसी तरह से अन्य व्यंजन के अंतर्गत अंग, अह, अनुस्वार, विसर्ग इस तरह से होता है। आगे की ओर ड, ढ होता है। इन सभी के कुल योग से हमारे पास 48 जो है व्यंजन हमारे पास आते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और वर्ण भेद के बारे में विचार करते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्ण को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। हम पहले समझते हैं। स्वर वर्ण में आपको कितना बोला था? टोटल थे 11 टोटल स्वर है। जिन वर्ण को बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। हम अगर स्वर वर्ण को सही तरीके से उच्चारण करें तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इस तरह से उच्चारण किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से हमको स्वर वर्ण को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
क्या बोला? जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलते समय कम से कम समय लगे, सबसे थोड़ा समय लगे, उसी को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसी को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? पहले जो आपको समझाया था, ह्रस्व स्वर, प्रथम वाला स्वर अ, ई, उ, री। अ को बोलने के लिए बहुत थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ई को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए जितना कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने के लिए मल्टीप्लाई बाय ह्रस्व स्वर मल्टीप्लाई बाय 2 दीर्घ स्वर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा दुगना समय लगता है। अब आगे की ओर चलते हैं और प्लुप्त स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय प्लुप्त स्वर में लगता है। जैसे कि ओम, ओम बोलने से अ को बोलते समय थोड़ा सा समय लगता है, ई को बोलते समय थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, और ओम बोलते समय सबसे ज़्यादा समय लगता है। आपको समझ में आ गया होगा स्वर वर्ण के भेद को। अब हम व्यंजन वर्ण के ऊपर बात करेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? जिन वर्ण को बोलते समय वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण को बोलते समय सहायता की ज़रूरत पड़ता है। जिस तरह से स्वर वर्ण को बोलते समय हम सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे सहायता की ज़रूरत पड़ता है। और इसको बोलते समय क्या होता है? वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है। मतलब जो हम कहेंगे क बोलते समय वायु हमारे अंदर रुक करके घर्षण होकर के निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है। 2 प्रकार से किस तरह से? स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन क्या है? सिर्फ क, च, द, त, प। क के नीचे जो लाइन दिया गया है इसका मतलब लगा है, इसका अर्थ होता है स्वर रहित होता है। स्वर सहित मतलब क युक्त अ, क युक्त अ हो जाने से क उच्चारण होगा। इसका अर्थ क्या है? व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की जरूरत होता ही होता है। क से ह तक हिंदी में 33 व्यंजन है। यदि इनमें ड़ ढ जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाता है, और जब हम ड ढ को मिला करके संयुक्त व्यंजन को मिलाते हैं तब इसकी संख्या 39 हो जाता है। इसको थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यंजन के भेद हम देखेंगे। व्यंजन वर्ण को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंग जैसे कंठ, तालु, होंठ इत्यादि स्थानों पर जीवा के विशेष स्पर्श से होता है, उसी को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? हमारा कंठ, तालु, होंठ इन सभी का प्रयोग होकर के हम क्या करते हैं? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं। स्पर्श व्यंजन को की संख्या कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25 है। इसको 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का स्थान होता है कंठ का, जीवा के मध्य भाग से
स्पर्श होता है। जैसे कि आप बोल करके देख सकते हैं क ख ग घ य। इस जगह पर कंठ का जो है प्रयोग हो रहा है क ख ग घ य। लेकिन च वर्ग में तालु का प्रयोग होता है। जैसे ही च बोलेंगे तालु से टच होगा। च छ ज छ न्य। ट वर्ग में मूर्धा का प्रयोग होता है उसी तरह से ट ठ ड ढ ण। यहाँ पे जीह्वा जो है मूर्धा में लगता है। उसके बाद त वर्ग। त वर्ग को बोलते समय हमारा जीह्वा जो है दांत से टच होता है त थ द ध न। प वर्ग को बोलते समय ओंठ का प्रयोग होता है। बिना होंठ एक दूसरे से टच हुए प वर्ग को आप बोल नहीं सकते। प फ ब भ म। इसी तरह से हमारा जो नासिक्य व्यंजन भी एक होता है। नासिक्य व्यंजन मतलब य न ण न म। इस व्यंजन का उच्चारण नासिक के साथ साथ क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दांत ओंठ स्पर्श होता है। इसी वजह से इसी को ही नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। पहला हम खत्म किए कौन सा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 जो है वर्ण होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला। अंतस्थ मतलब सेमी वावेल्स। अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरीके से नहीं छूती। मतलब अंतस्थ व्यंजन को जब हम उच्चारण करेंगे जीह्वा जो है मुख के किसी भाग को बिना टच किए मुख में वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है। जो मुख के अंदर वायु जो है बहुत ही कम समय के लिए रुकती है। जैसे कि य र ल व य र ल व य। इस तरह से उच्चारण किया जा सकता है। इसको उच्चारण करते समय क्या होता है जीह्वा किसी भी मुख के किसी भी जगह को टच नहीं करती और मुख में से क्या होता है कम समय के लिए वायु रुकता है। उसके बाद उष्म व्यंजन। जैसे ही उष्म व्यंजन की बात आता है उष्म का अर्थ होता है गर्म। उष्म व्यंजन को बोलते समय अंदर से आती प्राणवायु मुख में विभिन्न भागों से घर्षण करती है। अतः इसका उच्चारण रगड़ के साथ होता है। कारण प्राणवायु गर्म होती है। जैसे कि हम तीनों स का उच्चारण करेंगे और ह का उच्चारण करेंगे। उसी समय मुख के सामने आपका हाथ रख के देखिए स स स ह से ज़्यादा जो है आपको पता चलेगा कि ह बोलते समय उष्म व्यंजन में से जो है गर्म हवा हमारे मुख में से बाहर निकलता है। इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद हमको थोड़ा सा उच्चारण स्थान को भी देख लेना जरूरी होता है। वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारी जीह्वा मुख के जिस भाग को छूती है उस स्थान को या उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ इस तरह से होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो वर्ण बोलते समय हमको कौन कौन से स्थान को टच होता है। आगे की ओर चलते हैं। अ आ क वर्ग और ह ये सब टोटल जो है उसका उच्चारण स्थान होता है कौन सा कंठ। इसी वजह से ध्वनि का उच्चारण जब होता है इसको कंठे कहा जाता है। उसके बाद ई छोटी ई बड़ी ई च वर्ग य और स तालु से होता है। इसीलिए इसको तालव्य कहा जाता है। नंबर 3 री ट वर्ग र और स मूर्धा से उच्चारण होने की वजह से इसको मूर्धन्य कहा जाता है। त वर्ग ल स ये तीनों जो त वर्ग होता है इसके अंदर 5 होते हैं त थ द ध न। तो हम जब इसकी उच्चारण करेंगे तब क्या होगा हमारा जो उच्चारण स्थान होता है
वो दंत होता है, इसीलिए इसको दंते कहा जाता है, दंत्य भी कहा जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग ये ओष्ठ का मतलब मदद लेता है या उसको छूता है। क्या? जीवा मुख के ओष्ठ को छूता है, इसी वजह से इसको ओष्ठे भी कहा जाता है। इसी तरह से ए ऐ कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। ओ औ कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। व दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है। कंठ और तालु से प्रयोग होने वाले को कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठ और ओष्ठ को कंठ्योष्ठ कहा जाता है। दंत और ओष्ठ को दंत्योष्ठ कहा जाता है। ये रहा हमारा उच्चारण स्थान। इसको बार बार पढ़ने से ही हमारे जहन में रहेगा, बार बार पढ़ने से ही हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइए। इससे पहले हम भाषा का पहला क्लास ले चुके हैं, ये आज का दूसरा क्लास हुआ। आप सभी को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।